आज मैं गुप्ता का इरिगेशन एंड एनवायरमेंटल का 151 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहा हूँ। 151 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरसेप्शन लॉस आर ड्यू टू। इंटरसेप्शन लॉस किसकी वजह से होता है? इंटरसेप्शन लॉस वो लॉसेज होते हैं जो आपके वेजिटेशन लाइक ट्री वगैरह पे जब रेनफॉल होता है तो ट्री पे जो पानी अटक जाता है प्लांट पे, और उस टाइम यहीं से डायरेक्ट लीव्स या ट्री पर से ही डायरेक्ट इवोपरेट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन लॉस। इंटरसेप्शन लॉस आपका किसकी वजह से होगा? इवोपरेशन की वजह से। ओनली वन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द 6 hour storm had 4 centimeter of the rainfall and resulting runoff the 2 centimeter. If phi index remains same, then the value of runoff due to 10 centimeter rainfall and 12 hour कैचमेंट। आपका सेम फाइव इंडेक्स के लिए आपको क्या पूछ रहा है? रन ऑफ पूछ रहा है फॉर 10 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो पहले वाला डाटा से आप क्या निकाल लोगे? पहले आप रेनफॉल निकाल। पहला डाटा क्या है? रेनफॉल 4 सेंटीमीटर था, रन ऑफ 2 सेंटीमीटर था। तो फाइव इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेशन पी माइनस आर बाई टी टाइम। तो पी कितना था? पी आपका 4 था और माइनस रन ऑफ 2 था और डिवाइडेड बाई टाइम 6 था। तो आपका क्या हो जाएगा? 1/3। सॉल्व करके 2 हो जाएगा, 2/6 तो 1/3 आ गया। अब बोल रहा है कि फाइव इंडेक्स सेम रखना है और रन आपका रेनफॉल 10 सेंटीमीटर। तो फाइव के जगह पर क्या रख देना है? आपको 10 रख देना है। फाइव आपको सेम रखना है, सॉरी फाइव सेम रखना है आपको। फाइव सेम रखना है, फाइव सेम रखना है। तो फाइव कितना आया था मेरा? 1/3। और प्रेसिपिटेशन को 10 सेंटीमीटर करना है और टाइम को 12 आवर करना है। तो आपको रन ऑफ निकालना है, समझे? तो आप इसको सॉल्व करोगे तो टी 12 उधर जाएगा, इधर रिप्लेस होकर जाएगा। तो पहले 12 से 3 से 12 कट जाएगा फोर्थ बार में, तो इधर चल जाएगा 4। 4 इजिकल टू 10 माइनस आर। तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। आपका 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 153 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एस्टिमेट द फ्लड डिस्चार्ज बेस्ड ऑन हाई वाटर मार्क लेफ्ट ओवर द पास्ट। अगर पास्ट में कोई है, मतलब कि आपको क्या निकालने का रहा है? फ्लड डिस्चार्ज कर रहा है, मेजर करने का रहा है। तो आपका जो जो साइड में बना हुआ होता है, इस पे वाटर मार्क का एलिवेशन रहता है, इस पर ड्रॉ किया हुआ। तो आपका जब फ्लड का पीक आता है तो क्या होता है? पानी अगर मान लिया फ्लड पीक के टाइम यहाँ बह रहा है तो क्या हो जाता है? यहाँ पे एक मार्क बन जाता है गंदा सा कि यहाँ तक पानी गया था। मतलब कि मिट्टी उट्टी जमा हो जाता है तो पता चलता है कि यहाँ तक पानी गया था, मान लेंगे। जब यह नीचे चला जाता है तो यहाँ पे सूख के पाउडरी फॉर्म में अपना एक डिस्क, अपना कलर पैचेज छोड़ देता है, जिससे पता चलता है कि पास्ट में मेरा इतना लेवल पे फ्लड गया था। तो किस मेथड में करते हैं? स्लोप एरिया मेथड में करते हैं कि पास्ट में जो वाटर मार्क था उससे पीक डिस्चार्ज मेजर कर लेते हैं। 153 का ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन मूविंग बोट मेथड्स स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट फॉलोइंग मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड। मूविंग बोट मेथड में स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट फॉलोइंग मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड। वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट मीटर, स्पीड ऑफ द बोट एंड डेप्थ एंड टाइम इंटरवल बिटवीन डेप्थ रीडिंग। आपको क्या मेजर करना है? Following method of a stream flow measurement, the following measurement are required। कौन कौन सा मेजरमेंट आपका रिक्वायर्ड होगा? तो आपका मूविंग बोट मेथड में आपका क्या क्या मेजर करते हो? आप वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट मीटर, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन मेजर करते हो। स्पीड ऑफ बोट थोड़ी ना करते हो, स्ट्रीम का मेजर करते हो। डेप्थ एंड टाइम इंटरवल बिटवीन डेप्थ रीडिंग, ये भी मेजर करते हो मूविंग बोट मेथड में।
मूविंग मतलब तो ऑप्शन ए इधर राइट हो जाएगा। मूविंग बोट मेथड में आप क्या करते हो, आप वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट मीटर मेजर करते हो। मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड, ये मेजरमेंट रिक्वायर है, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन एंड डेप्थ एट द टाइम इंटरवल बिटवीन डेप्थ रीडिंग, ये भी मेजरमेंट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ ए सेक्शन सेक्शन इन ए स्ट्रीम फ्रॉम रेटिंग कर्व से मेजर कर रहा है डिस्चार्ज, देन द रिक्वायर्ड डाटा आर, अगर डिटरमाइन डिस्चार्ज कर रहा है स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम द रेटिंग कर्व तो रिक्वायर्ड डाटा क्या क्या जरूरी है। तो आपका रिक्वायर्ड डाटा जो जरूरी है आपका करेंट मीटर का रीडिंग एट द सेक्शन, उस सेक्शन पे किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे करंट मीटर का रीडिंग जरूरी है। करंट मीटर का उस सेक्शन पे रीडिंग आपको पता रहेगा तब ना पता करोगे। अगर वेलोसिटी पता रहेगा, किस डेप्थ पे लिया गया ये पता रहेगा, तो आप ना फाइंड कर पाओगे कि आपका डिस्चार्ज कितना था। जैसे आप करंट मेथड पढ़ रहे होते तो क्या था, मूविंग बोथ मेथड फॉलोइंग मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट मीटर और डेप्थ एट द टाइम इंटरवल कितना था, उसके उसी से रिलेट करके आप जो वेलोसिटी था फाइंड कर रहे थे। तो वहां से क्या कर रहे हो, करंट मीटर का रीडिंग चाहिए, तो आपको क्या करने के लिए, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए रेटिंग कर्व, आप याद रखना कि रेटिंग कर्व है तो क्या आपको चाहिए, करंट मीटर का रीडिंग चाहिए एट द सेक्शन, किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट मीटर कुछ ऐसा होता है, आपको पूछ रहा है द स्टेज ऑफ द रिवर कैरिंग डिस्चार्ज क्यू मीटर क्यू पर सेकेंड एंड पॉइंट इज 10 मीटर एंड स्लोप ऑफ द वाटर सरफेस आपको दिया हुआ, द डिस्चार्ज ऑफ द फ्लड ऑफ द सेम स्ट्रीम सेम स्टेज, द स्लोप ऑफ द चेंज हो गया आपका। तो आपका डिस्चार्ज के लिए क्या पढ़े थे, माइनिंग फार्मूला से आप डिस्चार्ज क्या पढ़े थे, 1/n आर के पावर 2/3 एस के पावर 1/2। तो आपका तो ये सब कांस्टेंट हो गया, डेप्थ वगैरह कांस्टेंट हो गया। तो आप और इंटू एरिया भी था फार्मूला में, तो ये सब तो चेंज नहीं कर रहा है आपका, सिर्फ एस चेंज कर रहा है। तो Q1 आपका Q दिया है और तो आपको Q2 निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस के है, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल का अंडर रूट मारो, इसका 1/4000 था और तो इसका 1/1000 था, तो कट जाएगा तो 1/4 बचेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर, ये आपका सी इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब सॉल्व कर लेना यहाँ से आपका Q ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ एस स्लोप, यहाँ से आप सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 द स्ट्रीम विच डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, अगर आपका स्ट्रीम में बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आपका कौन सा हो जाएगा फ्लो, एफ्लेमेरियन फ्लो। एफ्लेमेरियन फ्लो में आपका बेस फ्लो का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, एनी एफ्लेमेरियन फ्लो में आपका बेस फ्लो का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, आप याद रख लेना। अब पेरिनियल स्ट्रीम में क्या होता है कि किसी भी रिवर में आपका क्या होता है, सालों भर पानी आता है। इंटरमिटेंट में क्या होता है, स्ट्रीम फ्लो पार्ट और मोस्ट ऑफ द ईयर में कैरी और नॉट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। पेरिनियल स्ट्रीम है, आप देख लो ये क्या है, पेरिनियल स्ट्रीम है। पेरिनियल स्ट्रीम में क्या होता है, इसमें जमीन का भी पानी अंदर जाता है और क्या होता है, और जो ग्राउंड वाटर लेवल का पानी था वो भी जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, लो ग्राउंड वाटर टेबल और हाई ग्राउंड वाटर टेबल का दो कंडीशन दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जब हाई वाटर ग्राउंड टेबल रहेगा तो ग्राउंड वाटर टेबल का पानी स्ट्रीम में जाएगा, और जब लो ग्राउंड वाटर टेबल रहेगा तो इसमें डायरेक्शन गलत दिखा दिया है कि आपका वाटर लेवल का जो स्ट्रीम का वाटर था वो ग्राउंड वाटर में जाएगा। और टेम्पोररी स्ट्रीम में क्या है, इंटरमिटेंट और इफ्लेमेरियर, आप देख लेगा थ्योरी में जाके डिटेल में। द फ्लो मास कर्व
इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आपका फ्लो मास कर्व है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका है? फ्लो मास कर्व होगा तो मास कर्व है तो कम्युलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम एंड टाइम का हो जाएगा, इन क्रोमेटिकल ऑर्डर में हो जाएगा। आपका सी द राइट आंसर। ग्राफिकल फ्लो मास कर रहा है, फ्लो मास कर रहा है मतलब क्या होगा, जो भी होगा कम्युलेटिव जुटते जाएगा। मास कर्व का वही होता है ना, जुटते जाता है, एडिटिव हो जाता है। तो कम्युलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। आपका सी द राइट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the demand line drawn from ridge of the flow mass curve does not intersect the curve again indicate the, आपका क्या हो जाएगा? डिमांड क्या हो जाएगा? नॉट फिल बाय इनफ्लो। जो डिमांड है तुम्हारा आपका वो फुलफिल नहीं हो पाएगा इनफ्लो में। देखो ये क्वेश्चन इन्वायरमेंटल में मैं भी कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये आपका क्या है? डिमांड लाइन है। आपका एक डिमांड लाइन होगा डॉट डॉट वाला, और एक क्या है आपका, ये सप्लाई लाइन है। तो क्या हो आप कह रहा है कि आप एक टेंडेंट अगर खींचते हो पीक पर से, आपका जो कहीं पे नहीं कट कर पा रहा है नेक्स्ट लाइन को, तो एक क्या शो करेगा? ये आपका जो इनफ्लो है वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, द शेप ऑफ रिसेशन लिम ऑफ हाइड्रोग्राफ डिपेंड अपॉन। रिसेशन लिम किसको बोलता है? आपका जो रिसेशन लिम है वो आपका किस पर डिपेंड करेगा? ओनली कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक पे। जो फॉलिंग लिम होता है आपका हाइड्रोग्राफ का, ये आपका ऐसे कुछ होता है आपका हाइड्रोग्राफ, तो इसको क्या बोलते हैं आप? रिसेशन लिम। फॉलिंग लिम को लास्ट वाला आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का, तो किस पे डिपेंड करेगा? तो आपका कैचमेंट का कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रिसेशन लिम कब होता है? जब आपका इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल बंद हो जाता है, तो रिसेशन लिम होता है चालू होता है। तो आपका रिसेशन लिम में क्या हो जाएगा? ओनली डिपेंड अपॉन कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक पे कर जाएगा। बेसिन कैरेक्टरिस्टिक क्या, तो कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक बोल दो। आज जो इनफ्लो हाइड्रोग्राफ होगा वो किस पे डिपेंड कर जाएगा? इनफ्लो हाइड्रोग्राफ किस पे डिपेंड कर जाएगा? कैचमेंट पे भी डिपेंड कर जाएगा, और स्टॉर्म का भी, रेनफॉल का भी कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड कर जाएगा। बट इसमें पूछ रहा है रिसेशन लिम। रिसेशन लिम का ऑल नेम क्या है? फॉलिंग लिम। फॉलिंग लिम का किसका बोल देता है? बेसिन कैरेक्टरिस्टिक पर ओनली डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन 61, instantaneous unit hydrograph is the hydrograph of instantaneous unit hydrograph में क्या होता है आपका? तो कुछ ही टाइम में आपका वो 1 सेंटीमीटर का बारिश हो जाता है, बहुत कम ड्यूरेशन में, मिनिमम ड्यूरेशन में। उसको बोल सकते हैं आपको सबसे इंटेंसिटी इनफाइनाइट स्मॉल ड्यूरेशन में आपका क्या हो जाता है? यूनिट रेनफॉल हो जाता है 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, आपका जो लेना है, का बारिश हो जाता है। और आपका क्या होगा? यूनिट रेनफॉल ऐसे होता है, ऑलरेडी बहुत बता चुका हूँ कि 1 सेंटीमीटर का बारिश आपको इन्फिनाइटली स्मॉल ड्यूरेशन में हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। आपका सी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, फॉर ए कैचमेंट एरिया 120 किलोमीटर स्क्वायर इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज पूछ रहा है आपका फ्रॉम एस कर्व ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो एस कर्व से जो आपका जो डिस्चार्ज निकलेगा, पीक निकलेगा, वो क्या हो जाएगा? आपका 2.78778 आपका क्या हो जाता है? 2.778 डिवाइडेड बाई जो फॉर्मूला था ए बाई टी हो जाता है। एरिया अपॉन टी। एरिया हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में, आप टी हो जाएगा आपका आवर। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आएगा आंसर आ जाएगा। ये क्या है? 2.778, एरिया 120 किलोमीटर था और ड्यूरेशन 6 आवर था, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। सेम ये जो आंसर आएगा आप क्यूमैक में आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा। तो मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा तो उसको आवर में बदल दो, आवर में आपका ऑप्शन है, सही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज 1 यूनिट ऑफ, क्या हो जाएगा? आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ
तो आपका 1 यूनिट का रेनफॉल एसेस हो जाएगा। रेनफॉल एसेस आपका 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। रेनफॉल एसेस मतलब कि आपका बारिश होगा जो आपका 1 सेंटीमीटर का होगा, उसे क्या बोलेगा, आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलेगा। द पीक ऑफ क्या पूछ रहा है, 4 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ आपका दिया हुआ है, रेनफॉल एसेस भी दिया हुआ है, बेस फ्लो कांस्टेंट दिया हुआ है। द पीक ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ पूछ रहा है। तो आपका जो पीक ऑफ यूनिट 4 आवर हाइड्रोग्राफ कितना है, 240 है। तो पीक ऑफ डी आर एच क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आर एच का डी आर एच क्या हो जाएगा, 240 माइनस कितना हो जाएगा आपका बेस फ्लो, यही ना होता है डी आर एच, सॉरी, जो डी आर एच है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इक्वल टू होता है पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ माइनस क्या हो जाएगा आपका बेस फ्लो। तो आप इसको करोगे तो 200 आ जाएगा आपका डी आर एच। अब डी आर एच है तो डी आर एच में आप डेप्थ ऑफ द रेनफॉल से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका अगर 8 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देते हो, 8 सेंटीमीटर का बारिश हुआ था, तो आपका जो आएगा वो क्या आएगा, आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ का आपका क्या आएगा, टी आर एच आएगा, पीक आएगा, पीक हाइड्रोग्राफ आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, कहीं किया होगा, डी आर एच दिया हुआ है, रेनफॉल ऐसे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का हो जाएगा। पीक ऑफ 4 आवर डी आर एच क्या हो जाएगा, आपको बता चुका हूँ, 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अब पीक ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो 8 से डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, 4 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ कैचमेंट ऑफ द ट्रायंगुलर शेप है विद द बेस टाइम 100 आवर एंड पीक आपका दिया हुआ है, द कैचमेंट एरिया आपका दिया हुआ है, तो पीक फ्लो ऑफ दिस कैचमेंट फॉर 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, आपका पीक फ्लो पूछ रहा है, आपका किसके लिए, यूनिट पीक फ्लो फॉर दिस कैचमेंट एरिया फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए आपको पूछ रहा है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कहीं पे सादा पेज है, देख दो, आपका ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका क्या दिया हुआ है, आपका जो पीक डिस्चार्ज था वो आपका कितना था, 50 था हाइड्रोग्राफ का, 50 मीटर क्यूब, ये डिस्चार्ज अपॉन टाइम का ग्राफ है, और आपका बेस पीरियड कितना था, 100 आवर। तो आप जो डिस्चार्ज अपन टाइम है तो उसका एरिया अगर निकालोगे तो आपका कितना क्या देगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना अगर डिस्चार्ज हुआ, तो आप करोगे तो कितना आ जाएगा, आप करो इसको, मैं दिखा देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है स्पेस। तो आप करोगे तो अब इसका एरिया निकालो, तो ट्रायंगल लिखा हुआ है तो 1/2 इंटू आपका 50 आपका क्या दिया हुआ है, 50 आपका आपको दिया हुआ है, 50 किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो और आपका 4 आवर है, सॉरी 100 आवर है, तो 50 मीटर क्यूब सॉरी 50 हो गया, और 100 आवर को आप सेकेंड में बदलोगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपका क्या निकला, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, अगर क्यू वर्सेस टी का एरिया निकालते हो तो आपको क्या देगा, टोटल वॉल्यूम देगा आपका वाटर का। और आपको पूछ रहा है, आपको बता रहा है, तो आपके कोई कैचमेंट है 360 किलोमीटर स्क्वायर का, और डी डेप्थ का बारिश हुआ है, तो आप एरिया इंटू डी डेप्थ का बारिश को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, यहाँ से दोनों को बराबर कर दो। अब ये आपका दिया था एरिया और उसको किलोमीटर स्क्वायर में था, तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बदल जाएगा, मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा, और डी से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वॉल्यूम हो गया। अगर डी सॉल्व करोगे तो इतना आएगा आपको 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर हो गया। तो आपका 2.5 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग था, जो पीक था आपका 50 था, तो आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ किसके लिए होता है, 2.5 सेंटीमीटर में आपका 50 पीक था, तो आप यूनिट हाइड्रोग्राफ तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, 50 बाई कितना हो जाएगा, 2.5, इसको सॉल्व कर लो, जो आपका आंसर हो जाएगा।
20 is the right option. 250 by 2.5. Next question. Estimate the magnitude of the flood with return period T. Gamble's distribution method required the following data presenting annual flood series. अब कौन कौन से डाटा चाहिए गेम्बल मेथड में? गेम्बल मेथड में आपको कौन कौन सा डाटा चाहिए? आपका गैम्बल मेथड में कौन कौन सा मैग्नीट्यूड चाहिए? आपको चाहिए मीन वैल्यू और क्या चाहिए? मीन वैल्यू चाहिए, और आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू, और आपको चाहिए लेंथ ऑफ रिकॉर्ड का वैल्यू। आप डायरेक्टली इसको याद कर लेना कि आपको क्या क्या चाहिए। Estimation of the flood, for estimation of the flood magnitude required mean value, length of record क्या है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। आपको ये सभी डाटा चाहिए। और गैम्बल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज यूजफुल टू obtain the flood discharge फॉर हायर रिकरेंस इंटरवल। आपका हायर रिकरेंस इंटरवल है तो आप गैम्बल मेथड से करोगे। अकॉर्डिंग टू गैम्बल मेथड प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट इक्वल टू और लार्जर देन वैल्यू ऑफ एक्स नॉट इज गिवन बाय, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू है गैम्बल मेथड से जो डिस्चार्ज एस्टिमेशन करने के लिए है। तो कौन कौन सा डाटा का एस्टिमेशन आपको रिक्वायर्ड है? मीन वैल्यू का, लेंथ ऑफ रिकॉर्ड का और स्टैंडर्ड डेविएशन का। आप रट्टे कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, the annual flood series of arrange in discharge order आपका कर रहा है। the return period magnitude instant at the position period आपका यम है। तो आपका जो टोटल डाटा ऑफ एन इज क्या हो जाएगा? आपका जो हो जाता है, आपका क्या पूछ रहा है? एनुअल सीरीज डाटा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहा है, आपको घटते क्रम में सजा रहा है। द रिटर्न पीरियड ऑफ द मैग्नीट्यूड लिस्ट पोजीशन मेथड, आपका एम है जो पोजीशन है उसका डिनोट कर रहा है। आप जब किसी को सजा रहे हो तो आपका 1 2 3 4 5 6 आपका जो है एम हो गया, और जिस डाटा के लिए ले रहे हो तो एम। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी का जो हो जाता है फार्मूला आपका एम बाई n+1। तो आपका जो रिटर्न पीरियड हो जाएगा 1 बाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखे हो कि आपका जो डी है जो राइट है आपका इसमें बहुत सारा मेथड था। जो रिटर्न पीरियड का फार्मूला था आपका ये था, यही पूछा हुआ। और एक मेथड था अकॉर्डिंग टू कैलिफोर्निया फार्मूला में था n बाई एम। तो यहाँ m इज द पोजीशन, n इज द टोटल डाटा है। n टोटल डाटा बता रहा है आपका सीरीज में कितना टोटल डाटा है, और m जिसके लिए निकाल रहे हो उसका पोजीशन क्या है। m इज द पोजीशन ऑफ द पीरियड। आप पढ़े होगा, डिटेल में पढ़ लेना आप थ्योरी बुक से। हाइजन फार्मूला ये कहता है। रिस्क पूछ रहा है, तो रिस्क क्या होता है? रिस्क हो गया आपका अकर होना। आपका रिस्क कितना है? तो रिस्क इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस नॉन अकरेंस। नॉन अकरेंस क्या हो जाएगा? Q टू द पावर n है। Q नहीं अकरने होने का प्रोबेबिलिटी। तो आपका बोल रहा है रिस्क पूछ रहा है, ये रिस्क का ही फार्मूला था। तो रिस्क का अकरिंग एंड नेक्स्ट 10 ईयर accepted to 10%, then रिटर्न पीरियड फॉर डिजाइन शुड बी। आपका रिटर्न पीरियड पूछ रहा है, तो कह रहा है रिस्क है आपका कितना 10%। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बढ़ेगा कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा फॉर 10 ईयर। तो रिस्क इसका जो बता चुका हूँ, रिस्क दिया 10%, तो 0.1 लिखेंगे, 1 माइनस Q की पावर n लिखेंगे।
तो यहाँ से जब क्यू सॉल्व करेंगे तो क्यू क्यू टू द पावर एन 10 ईयर का बात कर रहा है, तो 10 रखेंगे तो जब क्यू सॉल्व करेंगे आपका ये आ जाएगा 0.9 के पावर इतना। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्यू आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। जब इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे क्यू से आपको निकालना पड़ेगा पी, तो पी इजिकल टू हो जाता है 1 - क्यू। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस है। तो आपका 1 - क्यू, आपका यहाँ से क्यू सॉल्व होके आ जाएगा, यहाँ से क्यू आ जाएगा और क्यू आ जाएगा तो यहाँ से आप पी निकाल लोगे, पी निकाल लोगे तो रिटर्न पीरियड हो जाएगा 1 - 1/पी। तो 1/पी ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, रिटर्न पीरियड सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, partial duration series monthly mostly used for, पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज मोस्टली यूज फॉर किसके लिए करते हैं? जो पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज है आप मोस्टली किसके लिए यूज करते हो? आपकी आप वो जो पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज है वो आप किसके लिए यूज करते हो? रेनफॉल एनालिसिस के लिए करते हो। दिस इज द राइट वन। पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज मोस्टली यूज फॉर रेनफॉल एनालिसिस। In partial duration series is necessary to stabilize all interval considering are independent. Hence, series is adopted mostly for rainfall analysis. The condition independent if stabilize. तो आप क्या करते हो? पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज है उसको क्या किसके एनालिसिस के लिए करते हो? रेनफॉल एनालिसिस के लिए यूज करते हो। नेक्स्ट वन, यहाँ पर दिया हुआ है इफ द स्टोरेज इनफ्लो रेट एंड आउटफ्लो रेट आपका दिया हुआ है डिनोटेड बाय स्टोरेज एस हो गया, आई द इनफ्लो रेट आउटफ्लो रेट क्यू हो गया रिस्पेक्टिवली। देन वैल्यू ऑफ एस इन मुस्किंघम मेथड फ्लड राउटिंग गिवन बाय द एक्सपेंशन। आपका एक्सपेंशन कौन सा एक्सपेंशन से डिनोट किया जाता है? तो आपका जो एक्सपेंशन हो जाएगा क्यू आपका जो हो जाएगा के इंटू आपका एक्स इंटू आई माइनस एक्स इंटू क्यू प्लस क्यू। ये आपका जो फार्मूला हो जाएगा ये मुस्किंघम मेथड के लिए आपका जो स्टोरेज का जो इक्वेशन हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा। स्टोरेज का जो इक्वेशन होता है बेसिकली यहाँ से आता है क्यू इजिकल टू एक्स आई प्लस 1 - x इंटू क्यू। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो वो इक्वेशन आ जाएगा। अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? के इंटू एक्स आई प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्यू और माइनस एक्स क्यू। ये आ जाएगा आपका, वही ऑप्शन में था। आप ये स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखा था। स्टोरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू एक्स आई प्लस 1 - x इंटू क्यू। ये मुस्किंगा में इक्वेशन का जो चैनल राउटिंग का दिया था, चैनल राउटिंग के लिए मुस्किंगा में इक्वेशन दिया था, वही स्टोरेज का जो फार्मूला है वाला। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर सेंट वैनान इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट वैनान इक्वेशन अनस्टेडी ओपन चैनल फ्लो। अनस्टेडी ओपन चैनल के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? एक और दो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन। आपका ये बी है जो राइट ऑप्शन है। जो सेंट वेनार्ड आपको जो इक्वेशन दिया था अनस्टेडी ओपन चैनल फ्लो के लिए किस पे डिपेंड कर जाएगा? कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड मोमेंटम इक्वेशन पे बेस्ड है। The solution of the Saint Bernard equation is
नोन एज डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग के लिए दिया था जनरली स्टैंड विच अदर मेथड मेजरिंग कंपेयर टू कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड मोमेंटम इक्वेशन कंपेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ द चैनल राउटिंग स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ, स्टोरेज किसका फंक्शन है? इन चैनल राउटिंग में आपका क्या है? अगर चैनल राउटिंग कर रहे हो तो आपका स्टोरेज क्या किसका फंक्शन है? इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का है, बोथ का। अगर आप रिजर्वायर राउटिंग करोगे, रिजर्वायर राउटिंग करोगे, रिजर्वायर का राउटिंग करोगे तो आपका जो आपका स्टोरेज किसका फंक्शन हो जाएगा? ओनली आउटफ्लो का हो जाएगा। जब चैनल का राउटिंग करते हो तो स्टोरेज इज फंक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुस्किंघम में थोड़ा मैं बता चुका हूँ पिछला क्वेश्चन में फॉर द चैनल राउटिंग। तो इसमें जो फंक्शन है और स्टोरेज वो किसका किसका फंक्शन है? आई इनफ्लो और क्यू आउटफ्लो दोनों का फंक्शन है। सिंपल बात। मुस्किंघम मेथड ऑफ द फ्लड राउटिंग किसके लिए है? आप चैनल राउटिंग मेथड है, पहले ही बोल चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following equation are used to hydrographical फ्लड राउटिंग मेथड? आपको हाइड्रोलॉजिकल फ्लड राउटिंग के लिए क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, ओनली कंटिन्यूटी इक्वेशन में बेस्ड होगा, ओनली कंटिन्यूटी इक्वेशन में बेस्ड होगा। और जो हाइड्रोलॉजिकल था, हाइड्रोलिक राउटिंग होगा जो दोनों पे डिपेंड करेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन पे। तो हाइड्रोलॉजिक जब लिखा हुआ रहेगा तो आप ध्यान देना, हाइड्रोलॉजिकल होगा तो आपका सिर्फ कंटिन्यूटी पे बेस्ड करेगा। जब हाइड्रोलिक होगा मेथड डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर अनस्टेडी ओपन चैनल फ्लो। ये हाइड्रोलिक वाला हो गया सेंट मेटान प्रिंसिपल, कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन दोनों फॉलो करता है। और जब आप हाइड्रोलॉजिक राउटिंग करोगे तो बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी इक्वेशन ओनली। इनफ्लो इजकल टू क्या हो जाएगा? इनफ्लो इजकल टू क्या हो जाएगा? आउटफ्लो प्लस स्टोरेज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, लीनियर रिजर्वायर स्टोरेज वेरी इलिनियरली विथ क्या हो जाएगा? आपका आउटफ्लो। ये सिर्फ लीनियर अगर कोई रिजर्वायर है तो आउटफ्लो डिस्चार्ज इस फंक्शन ऑफ किसका हो जाएगा? फंक्शन किसका हो जाएगा? सॉरी, स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ आउटफ्लो डिस्चार्ज ओनली। स्टोरेज लीनियर रिजर्वायर में क्या हो जाता है? स्टोरेज क्या हो जाता है? लीनियरली वेरी विथ किसके हो जाता है? आउटफ्लो रेट के लिए। नेक्स्ट वन, द डायमेंशन ऑफ स्टोरेज कॉफिशियंट। स्टोरेज कॉफिशियंट एक डायमेंशन लेस पैरामीटर है। स्टोरेज कॉफिशियंट है जो आपका डायमेंशन लेस पैरामीटर है। स्टोरेज कॉफिशियंट है, स्टोरेज कॉफिशियंट को भी और क्या बोलते हैं? स्टोरेबिलिटी बोलते हैं, स्टोरेबिलिटी बोलते हैं। तो आपका स्टोरेबिलिटी या स्टोरेज कॉफिशियंट एक क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। द पोरोसिटी ऑफ द सैंड आपका 50 दिया हुआ है। स्पेसिफिक यील्ड ऑफ द एक्यूफर कंटेनिंग सैंड आपका क्या होता है? पोरोसिटी एन से डिनोट करते हैं, तो एस वाई स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। तो आपका पोरोसिटी है जो 50% है, 0.5 है। तो आपका स्पेसिफिक यील्ड पूछ रहा है तो स्पेसिफिक यील्ड क्या हो जाएगा? लेस देन 50 हो जाएगा, बिकॉज सम वाटर रिटेन कर जाता है सॉइल में, वो नहीं निकाल पाते, हम एग्जैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो 0.50% तो कम ही होगा यील्ड कर पाएंगे। 50% रिटेन पोरोसिटी है तो आप रिटर्न यील्ड कितना कर पाओगे? 50% से तो कम ही कर पाओगे, बिकॉज सम वाटर इन रिटेंशन फॉर्म में रह जाएगा, उसको हम नहीं एग्जैक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन इन बेल इज कॉल। अब ये पूछ रहा है डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन
इन बेल आप क्या बोलोगे उसको? स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलोगे उसको। इसको स्पेसिफिक कैपेसिटी से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक कैपेसिटी को किससे डिनोट करते हैं? डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन। ये सब टर्म है जो आप याद कर लेना। स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक स्टोरेज, स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या पड़ेगा? डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन। स्पेसिफिक कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन क्या होता है? आपका जो बेल में जितना वाटर लेवल नीचे जा रहा है पानी खींचने के बाद कुछ ऐसा कर बनता है, तो ये SW कहलाता है। यही हुआ ड्रॉ डाउन। तो आप जो कितना डिस्चार्ज लेते हो तो कितना ड्रॉ डाउन होता है उसको पर यूनिट का बोल दोगे तो स्पेसिफिक कैपेसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल सैंपल एट द टेम्परेचर 20 डिग्री C आपका इतना दिया हुआ। द टेम्परेचर डिक्रीज टू 15 हो गया आपका घट के, तो परमेबिलिटी ऑफ द सेम सॉइल आपका क्या हो जाता है? परमेबिलिटी विद द टेम्परेचर फंक्शन। आपका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो क्या होगा? परमेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। ये भी इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा? टेम्परेचर आपका घट के 5 डिग्री घट गया है तो परमेबिलिटी भी क्या होगा? घट जाएगा, तो लेस देन इतना हो जाएगा। नेक्स्ट वन 280, ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है तो वाटर लेवल इन द बेल पेनेट्रेटिंग द कन्फाइंड एक्यूफर है बिल भी आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कन्फाइंड एक्यूफर है दो इम्परमेबियस लेयर के बीच होता है। ये बहुत बार पूछ चुका है। तो आप जब बेल लगाओगे तो आपका कह रहा है कि PATM था ना, वो डिक्रीज कर गया। PATM क्या हुआ? डिक्रीज कर गया। तो क्या बोलता है? कन्फाइनिंग प्रेशर में है जो आपका वाटर होता है, जो आपका क्या होता है? वाटर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? कन्फाइनिंग प्रेशर का कन्फाइनिंग बेल अंडर द कन्फाइंड एक्यूफर में आपका क्या होता है? वाटर होता है। वाटर का प्रेशर PATM से ज़्यादा होता है। तो आपका कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया है, तो क्या होगा कि वाटर का लेवल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर तो बेल का प्रेशर ज़्यादा है, तो ऊपर की ओर ढकेल देगा पानी को, तो जो बेल का लेवल है इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट वन अकॉर्डिंग टू क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द नंबर ऑफ द रेन गॉज सिचुएटेड इन एरिया 5020 किलोमीटर स्क्वायर प्लेन। तो आप प्लेन एरिया के लिए क्या पढ़े थे? 520 किलोमीटर स्क्वायर पे आपका क्या एक रेन गॉज होगा, तो इतना में कितना हो जाएगा? 10 रेन गॉज हो जाएगा। सिंपल बात। The storm given duration if the intensity of a storm corresponding to return period of the T and I, then intensity of the for same duration but corresponding the return period T1 क्या हो जाएगा? तो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल पूछ रहा है। आपको पूछ रहा है कि अगर T रिटर्न पीरियड था तो आपका I रेनफॉल इंटेंसिटी था, तो आपका T1 हो गया तो I क्या हो जाएगा? तो I क्या हो जाएगा? तो आपका जब रिटर्न पीरियड बढ़ता है तो रेनफॉल इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। तो क्या कह रहा है? T1 ग्रेटर देन T से है, तो T1 है जो T से बड़ा है। T1 क्या है? T1 जो है T से बड़ा है, तो T क्या कर T1 के लिए पूछ रहा है, तो T1 बढ़ गया तो I भी बढ़ जाएगा, तो I क्या हो जाएगा? I ग्रेटर देन जो I दिया हुआ है उससे ज़्यादा हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द probability of equal to or greater than 25 year of the flood occurrence twice in the next 3 year। आपका पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल और ग्रेटर देन 25 ईयर ऑफ द फ्लड अकरेंस ट्वाइस द नेक्स्ट 3 ईयर। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ रेनफॉल गामा
इन एन ईयर। प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस क्या होता है, 1/रिटर्न पीरियड। तो 1/रिटर्न पीरियड कितना था, 25। तो क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस। क्यू इजिकल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस है। तो क्यू इजिकल टू आपका इतना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा। देन 3 ईयर के लिए पूछ रहा है, आपका जो गामा है वो क्या हो गया है, 2 हो डबल हो गया है। तो आपका जो लंबा सा फार्मूला लगेगा आप लगा के सॉल्व कर लो, आप सॉल्यूशन देख लो। परमेटेशन को लगा से लो तो परमेटेशन कॉम्बिनेशन, आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन 184, द रेनफॉल फॉर द 4 सक्सेसिव आवर पीरियड ऑफ द ऑन ए कैचमेंट आर इतना दिया हुआ है। द 4 मतलब कि आपका रेनफॉल इन 4 सक्सेसिव 12 आवर पीरियड ऑन ए कैचमेंट आपका दिया हुआ है। फॉर ए इफ इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स 5 आपका क्या दिया हुआ, 5 mm/आवर। देन टोटल सरफेस रन ऑफ, तो आप ऐसे ग्राफ बना लो। पहले आपका पहले कितना था, आपका था 40, फिर कितना था 80, 90, 30, 80 और ये 90 हो गया और ये 30 हो गया, और आपका 5 cm/आवर आपका है, ये क्या पर mm/आवर। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर लो सीधा सीधे, इसको घटा बटा लेना, मैं पहले करवा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट ऑप्शन रन। 185 नंबर क्वेश्चन, 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए कैचमेंट एरिया 180 किलोमीटर स्क्वायर, द ट्रायंगुलर शेप ऑफ द पी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देन टाइम ऑफ द बेस। अब क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऑलरेडी इस टाइप का। आपका पिक क्यू पिक क्यू पिक दिया हुआ है, क्यू पिक दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, आपका ये टी पूछ रहा है, तो आप ये इसका एरिया निकाल लोगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू टी। अब टी आवर में है, टी आवर में पूछ रहा है तो आवर में है, उसको सेकंड में बदलने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जो जितने एरिया में आपका बारिश हुआ है, तो आपका 180, इसको मीटर में बदलोगे तो 10⁶ ये एरिया हो गया है, 180 किलोमीटर स्क्वायर दिया है, तो ये मीटर में बदल दिया मैंने। अब क्या करना है, अब कितना है यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए पूछ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर का बारिश हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व कर दो, आपका टी का वैल्यू निकल जाएगा, 100 आवर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ रेन गॉज स्टेशन शुड बी इक्विप विद द सेल्फ रिकॉर्डिंग टाइप। आपका कितना होता है, 10% होता है रिकॉर्डिंग टाइप। मिनिमम आपको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कहता है कोड में अपने कि 10% जो रेन गॉज होना चाहिए वो रिकॉर्डिंग टाइप होना चाहिए। और रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज जो इंडिया में यूज होता है वो कौन सा है, नेचुरल साइफोन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 187, इफ द सेम कैचमेंट एरिया, आपका कह रहा है कि कैचमेंट एरिया सेम है, तो 3 जोन है एक्स वाई जेड, वेयर एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट फ्लैट रीजन। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लैट रीजन को, टोपोग्राफी। वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, माउंटेनियस रीजन ऑफ द टोपोग्राफी जोन। और जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, एराइड जोन को, एराइड जोन को रिप्रेजेंट करता है।
सूखा जोन को, एराइड मतलब सूखा होता है। हाँ, द रिलेशनशिप बिटवीन डिजराइबल नंबर ऑफ रेन गॉज स्टेशन इन 3 जोन। अब एन एक्स जोन में कितना चाहिए, वाई जोन में कितना चाहिए और जेड जोन में रिलेशन पूछ लिया है। तो आप पढ़े होंगे कि आपका जो फ्लैट रीजन होता है वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा दूर दूर पे एक एक रेन गॉज देते हैं, और हिली रीजन में सबसे कम दूर पे देते हैं। तो आपका जो हिली रीजन हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रेन गॉज होगा। तो आपका हिली रीजन क्या है, माउंटेनियस वाला बाई रीजन है। तो बाई रीजन में कुछ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया बाई वाला। आप पूछ रहा है कि आप सबसे कम कहाँ पे देते हैं, फ्लैट रीजन में देते हैं, और उससे भी कम हम शुष्क जोन में देते हैं जहाँ पे कम बारिश वारिश होता है, उससे भी कम देते हैं। तो आपका क्या हो गया, उसके बाद हो जाएगा फ्लैट रीजन, और सबसे कम कहाँ हो जाएगा, शुष्क रीजन में, एराइड रीजन में। सी द राइट ऑप्शन, सबसे ज़्यादा हिली एरिया में हो जाएगा, उसके बाद कहाँ पे हो जाएगा, फ्लैट रीजन में, और उससे भी कम कहाँ हो जाएगा, जहाँ पे सबसे कम बारिश हो, एराइड रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। The coefficient of variance of the rainfall of the four rain gauge is 30%. Then permissible error of the rainfall is 10%. Then additional number of rain gauge the station for catchment. आपका क्या दिया हुआ है, coefficient of the variance of the four rain gauge का आपका दिया हुआ है, तो आपका परमिसिबल एरर भी दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ रेन गॉज इक्वल टू क्या आ जाता है, सी भी बाई ई का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना दिया हुआ है, 30%, और एरर कितना दिया हुआ है, 10। तो 10/30 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। आपको 9 रन को टोटल चाहिए, बट क्या कर रहा है, 4 दिया कुछ है दिया हुआ है, तो एडिशनल आपको कितना चाहिए, 5 रन गॉज का एडिशनल चाहिए आपको, 4 ऑलरेडी है लगा हुआ। तो 9 - 4 कर लो, एडिशनल कितना चाहिए, 5 चाहिए। नेक्स्ट वन। Under the identical condition, the evaporation from the sea water less than fresh water। आप पहले भी पढ़ चुके हो कि आपका जो सी वाटर से है, सी वाटर का इवोपरेशन क्या होता है, 20% लेस होता है कंपेयर टू फ्रेश वाटर। अगर 1 लीटर आपका आपका एक 1 किलोमीटर सरफेस एरिया में आपका सी वाटर है, और 1 किलोमीटर एरिया फ्रेश वाटर है, तो आपका जो फ्रेश वाटर इवोपरेशन होगा उससे 20% कम कहाँ होगा इवोपरेशन, सी वाटर एरिया में। नेक्स्ट, दैट इज द राइट ऑप्शन। देन वेपर प्रेशर ऑफ द सी वाटर लेस देन क्या होगा, प्योर वाटर। आपका वेपर प्रेशर क्या होता है, लेस देन होता है। दिस इज द ऑल्सो राइट वन, और बोथ एक्सप्लेनेशन आर करेक्ट। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सी वाटर लेस होता है, उसी कारण से क्या होता है, उसका क्या होता है, कम इवेपोरेशन होता है। नेक्स्ट वन। द साइफोन इन द साइफोनिक एक्वाडक्ट मोस्ट सीवियर कंडीशन ऑफ अपलिफ्ट ऑफ द फ्लोर अभिन्न, आपका क्या हो जाएगा। अगर साइफोनिक एक्वाडक्ट कौन सा होता है, साइफोन एक्वाडक्ट में क्या होगा, आपका एक कनाल है ऊपर होगा, और ड्रेनेज क्या होगा, ड्रेनेज चैनल नीचे में होगा। तो आपका इसमें क्या होगा, साइफोन के कंडीशन में जो बेड लेवल ऑफ द कनाल है, और रिवर का जो फ्लो लेवल है उस कनाल के बेड लेवल से ऊपर है, रिवर ये रिवर है, ये कनाल है, तो कनाल का जो बेड लेवल से क्या है, ऊपर है रिवर का फ्लो, तो साइफोन में आ जाएगा, साइफोनिक एक्वाडक्ट में आ जाएगा। तो सीवियर कंडीशन कब होगा, जब आपका कनाल खाली हो और ये फुल कंडीशन में बह रहा हो, ओवरफ्लो कर रहा हो रिवर, तो इसके बेड लेवल से ऊपर चला गया हो पानी, तो क्या होगा, मे भी चांसेस है कि कनाल ऊपर उठ जाए, उखाड़ दे, सीवियर कंडीशन होगा। उसी के लिए आपको डिजाइन करना होगा। कनाल इज फुली, नहीं ये कंडीशन तो नहीं है, क्या हो जाएगा आपका, कनाल इज ड्राई और ड्रेन इज हाई फ्लड लेवल, दिस इज द राइट वन, मैं डिस्कस कर दिया ऑलरेडी।
नेक्स्ट वन, डबल मास कर्व आप एनालिसिस टू अडॉप्ट किसके लिए करते हो? चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड के लिए। आप इसको तो रट्टे मार लो, इसको तो पूछ पूछ के गंदा कर दिया एग्जाम वालों ने। डबल मास कर्व एनालिसिस अडॉप्ट पर किसके लिए करते हैं? चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, retrogression of the downstream level generally considered in design of the beer barrage is? Retrogression of the downstream level generally considered in design of beer barrage। आप रेट्रोग्रेशन ऑफ द डाउनस्ट्रीम क्यों करते हो डिजाइनिंग में बियर बराज में? आप करते हो हायर एट लोअर वाटर लेवल स्टेज देन हायर फ्लड लेवल। रेट्रोग्रेशन एनालिसिस करोगे वो क्या करोगे? हायर एट लोअर वाटर लेवल स्टेज देन हाई फ्लड स्टेज। लोअर वाटर लेवल पे आप हायर करोगे रेट्रोग्रेशन कंपेयर टू हायर फ्लड स्टेज पे। सी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको सॉल्यूशन पढ़ने का मन है तो आप देख लेना, मैं कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो। नेक्स्ट वन, क्रॉस रेगुलेटर इन द मेन कनाल आर प्रोवाइडेड टू। क्रॉस रेगुलेटर आप मेन कनाल में किस लिए प्रोवाइड करते हो? तो क्रॉस रेगुलेटर हेड अप वाटर एडिक्वेट सप्लाई इनटू अपटेकिंग कनाल। आप उसी लिए करते हो ना कि आप क्रॉस रेगुलेटर आपका रहेगा जो अपर स्ट्रीम क्या हो जाएगा इन मेन कनाल आर प्रोवाइडेड टू, क्या करते हो? हेड अप करते हो वाटर का एडुकेट सप्लाई इनटू अपटेकिंग कनाल। अपटेकिंग कनाल में जो प्रोवाइड करने के लिए करते हो, हेड अप करने के लिए करते हो। डी इज द राइट ऑप्शन, हेड अप द वाटर फॉर एडिक्वेट सप्लाई इन अपटेकिंग कनाल। अपटेक कनाल जो करोगे उसमें आपका हेड अप करने के लिए करोगे क्रॉस रेगुलेटर प्रोवाइड। क्रॉस रेगुलेटर क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है टू प्रोवाइड ऑन द मेन कनाल एट द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ क्या? अपटेकिंग कनाल टू हेड अप द वाटर लेवल एवल टू अपटेकिंग कनाल रिक्वायर्ड फॉर सप्लाई। अपटेकिंग कनाल में सप्लाई करने के लिए क्या करोगे? मेन कनाल में आप क्या करोगे? वाटर लेवल को अप करोगे, उसके लिए क्या करोगे? कनाल रेगुलेटर प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट वर्ड, बराज एग्जिट ग्रेडियंट इंडिपेंडेंट किस पे करेगा? जो आपका एग्जिट ग्रेडियंट सीपेज का जो कंडीशन होता है, कोई बराज बना हुआ है तो सीपेज करेगा। तो एग्जिट ग्रेडियंट जो है इंडिपेंडेंट किससे होगा? आपका हेड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वो डिपेंड करेगा। हॉरिजॉन्टल लेंथ पे भी डिपेंड कर जाएगा। अगर लेंथ ज़्यादा है तो एग्जिट ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। डेप्थ ऑफ द अपर स्ट्रीम, डेप्थ ऑफ द अपर स्ट्रीम, इसमें कुछ लोचा है भाई। डेप्थ ऑफ द अपर स्ट्रीम कट ऑफ, हाँ कट ऑफ लिखा हुआ। अगर अपर स्ट्रीम का कट ऑफ ज़्यादा प्रोवाइड करते हो कम प्रोवाइड करते हो उस पर इंडिपेंडेंट होता है आपका क्या? बराज का एग्जिट ग्रेडियंट आपका होता है। डाउन स्ट्रीम कट ऑफ पे आपका डिपेंड कर जाएगा क्योंकि जो आपका एग्जिट ग्रेडियंट है कहीं और शिफ्ट कर जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? एग्जिट ग्रेडियंट का है जो आपका क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट कर देगा आपका डाउन स्ट्रीम कटअप। बट अपर स्ट्रीम क्या कटअप क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। आप इसको याद रख लेना है, सब फैक्चुअल हो गया है। या तो डेप्थ में पढ़ोगे तो आपका इसका मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वन, द अपर स्ट्रीम स्लोप ऑफ अर्थन डैम मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन क्या होगा? अपर स्ट्रीम क्या हो जाएगा? सडन ड्रॉ डाउन। आपको ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो कि आपका जो आपका अर्थन डैम है वो सडन ड्रॉ डाउन के कारण हो जाएगा। पहले आप बता चुका हूँ मैं, सडन ड्रॉ डाउन के कारण क्या हो जाएगा? अपर स्ट्रीम मोस्ट क्रिटिकल हो जाएगा। और डाउन वन स्ट्रीम क्रिटिकल सीपेज के कारण होगा, सीपेज कंडीशन के कारण। आप याद रखना, जब अपर स्ट्रीम का बात करेगा तो सडन ड्रॉ डाउन की वजह से हो जाएगा क्रिटिकल कंडीशन, और जब डाउन स्ट्रीम की बात हो जाएगा तो सीपेज के कारण क्रिटिकल कंडीशन होगा। नेक्स्ट वन, ब्लिक्स क्रिप थ्योरी ऑफ द सीपेज एज्यूम। आपका ब्लिक्स क्रिप थ्योरी है जो सीपेज के लिए एजम्पशन क्या क्या लिया है? इक्वल वेट एज
एज टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप। मतलब कि इसमें क्या कहा, जितना जो क्रीप लेंथ निकाल रहा है ब्लिक, वो इक्वल वेटेज दिया है क्या। ब्लिक्स थ्योरी में जो आप क्रीप लेंथ निकालते हो, वो दोनों का क्या दिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो सीपेज होता है, वो क्या है, दोनों का इक्वल वेटेज देता है। जब आपका ये सीपेज का कंडीशन हो रहा है, कुछ ऐसा डैम है, तो आपका सीपेज हो रहा है, तो कुछ कट ऑफ बाल प्रोवाइड लगा हुए हैं, तो आपका कुछ पहले पहले वाटर सीपेज होके ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे सीपेज होके जाएगा। तो आपका जो विलिक्स क्रिप थ्योरी था, उसका एजम्पशन था कि जो आप क्रिप लेंथ निकालता है उसमें जो पैरामीटर दोनों लेता है हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल सीपेज हो गया, ये हॉरिजॉन्टल सीपेज हो गया, फिर ये सब हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, ये सब वर्टिकल वाला हो गया। तो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो विलिक्स लिया है एजम्पशन में, कहा इक्वल वेटेज है। नेक्स्ट वन 97, Sequent with algorithm is method used to estimate the किसके लिए करता है, मिनिमम रिजर्वायर कैपेसिटी नीड टू मीट क्या, वाटर डिमांड के लिए करते हैं। जो सीक्वेंट पिक एल्गोरिथम है, सीक्वेंट पिक एल्गोरिथम ये क्या है, यूज टू एस्टिमेशन क्या करते हो, मिनिमम रिजर्वायर कैपेसिटी नीड टू मीट गिवन डिमांड। जो कोई डिमांड है उसके लिए मिनिमम रिजर्वायर कैपेसिटी हमको कितना चाहिए, उसके एनालिसिस किससे करोगे, एस्टिमेशन किससे करोगे, सीक्वेंट पिक एल्गोरिथम से करोगे। सीक्वेंट पिक एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन किसके लिए, रिजर्वायर कैपेसिटी टू मीट क्या, डिमांड ओवर द रिकॉर्डेड इनफ्लो। मेथड यूटिलाइज टू प्लॉट द ऑफ कम्युलेटिव डिफरेंस बिटवीन क्या, इनफ्लो ड्राफ्ट फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। तो सीक्वेंट पिक एल्गोरिथम से आप क्या करते हो, रिजर्वायर कैपेसिटी निकालते हो फॉर गिवन कितना डिमांड है उसके कंपेरिजन में, मिनिमम रिजर्वायर कैपेसिटी हमको कितना बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड इज क्या है, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड आपका क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली लार्ज बट फिजिकली पॉसिबल ओवर द रीजन। ये आप उसका डिफिनीसन ही है, पीएमपी उसको बोलता है, पीएमपी प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, सॉरी पीएमक्यू, क्यू हो जाएगा प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, कुछ भी बोल दो ऐसा कुछ। तो उसका डिफिनीसन ही हो गया आपका एक्सट्रीमली लार्ज बट फिजिकली पॉसिबल, जो पॉसिबल हो सके इन दिस पॉसिबल फ्लड इन दिस रीजन, पार्टिकुलर रीजन में जो पॉसिबल है उसको क्या बोल दोगे, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड फ्लड क्या हो जाता है, it is the flood which would be result most severe combination meteorological and hydrological factor dissimilar applicable in the basin extremely rare combination। exclude क्या करता है आपका, जो exclude जो extremely more condition है, however extremely rare condition है कॉम्बिनेशन, उसको एक्सक्लूड करके जो आपका जो कॉम्बिनेशन बनता है मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल, उसको क्या बोलता है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड फ्लड। बट आपका जो डेफिनेशन है इसका स्टैंडर्ड मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड का, दिस इज एक्सट्रीमली रेयर कॉम्बिनेशन एक्सक्लूडिंग एक्सट्रीमली फ्लड पॉसिबल इन द रीजन द सीवियर मोस्ट कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करता है, इंक्लूड करता है एक्सट्रीमली रेयर कॉम्बिनेशन को। जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड फ्लड क्या किया था, रिमूव किया था एक्सट्रीमली रेयर कॉम्बिनेशन को, बट इसमें क्या कर रहा है, प्रोबेबल मैक्सिमम में इंक्लूड कर रहा है ऑफ द मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर एब्जॉर्ब दैट। स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड फ्लड क्या होता है, 80% ऑफ द प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। स्टैंडर्ड प्रोजेक्टेड फ्लड है जो 80% ऑफ द क्या है, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली लार्ज फिजिकली पॉसिबल ओवर द रीजन, जो पॉसिबल है, बहुत ही लार्ज फ्लड जो फिजिकली पॉसिबल है। नेक्स्ट वन 199, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, ऑलरेडी डिफिनीशन आर डिस्कस।
ग्रेटेस्ट रेनफॉल ड्यूरेशन फिजिकली पॉसिबल ओवर द, क्या हो जाएगा? वही सेम चीज था, फ्लड के टर्म में पूछ लिया था, यहाँ प्रेसिपिटेशन के टर्म में पूछ लिया। ये इज द राइट ऑप्शन। सिर्फ फ्लड में फ्लड रिप्लेस हो गया, रेनफॉल में रेनफॉल। वहाँ भी पूछा था ग्रेटेस्ट रन ऑफ या फ्लड फिजिकली ड्यूरेशन फिजिकली पॉसिबल ओवर फिजिकली पॉसिबल, वही हो जाएगा यहाँ पे। ग्रेटेस्ट रेनफॉल फॉर गिवन ड्यूरेशन फिजिकली पॉसिबल, जो पॉसिबल हो चुके वही आपका क्या होगा? प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, 200 नंबर क्वेश्चन। फ्लो ड्यूरेशन कर्व प्लॉट क्या होता है? डिस्चार्ज अपन टाइम, स्ट्रीम डिस्चार्ज अगेन परसेंटेज ऑफ द टाइम फ्लो विच इक्वल और एक्ससीडेड, यह बात रखना ना ये टर्म। स्ट्रीम डिस्चार्ज फ्लो ड्यूरेशन क्या हो गया? डिस्चार्ज अगेंस्ट परसेंटेज ऑफ द टाइम, परसेंटेज ऑफ द टाइम द फ्लो इज इक्वल और एक्सीडेड, फ्लो जा रहा है इक्वल और एक्सीडेड। फ्लो ड्यूरेशन कर्व का एक डिफिनीशन ही होता है क्या? स्ट्रीम डिस्चार्ज अगेंस्ट परसेंटेज ऑफ द टाइम फ्लो इक्वल और एक्सीडेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।